हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शानू रावत। और दोस्तों आज एक बार फिर से आप सभी की जो है मैं सामने आया हूं अपनी जो ग्रामर की वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी पुरानी वीडियोस को देख रहे होंगे तो भाई प्रोनाउन को जो फिलहाल मैं आप सभी के सामने जो डिस्कस कर रहा हूं। तो प्रोनाउन में भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन चल रहा है और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में जो हमारा फर्स्ट काइंड हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन, उस पर जो हम बात कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी 2 वीडियो जो है प्रोवाइड करा दी। आज हमारी ये 3rd वीडियो होने वाली है। इट्स मींस 3rd टीचिंग सेशन आज जो हमारा होने वाला है। तो भाई सब्जेक्टिव केस हमारा क्लियर हो गया। आज जो हमारा टर्न है, आज हम अपना सेकंड केस इट्स मींस प्रोनाउन जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है उसके सेकंड यूज के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे भाई ऑब्जेक्टिव केस इट्स मींस ऑब्जेक्टिव यूज को लेकर के। और ये जो ऑब्जेक्टिव यूज है भाई ये इसी वीडियो में बढ़िया से कवर हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, ठीक है ना भाई। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है सेशन, इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई कि अगर कोई पहली बार चैनल पे आया है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और आपका कोई भी दोस्त है जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, इंग्लिश से डरता है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। क्योंकि मेरे भाई ये जो वीडियोस मैं ला रहा हूँ, मेरा जो मेन टारगेट है, उद्देश्य है, वो ये है कि मैं इंग्लिश के फील्ड में एक क्रांति ला सकूं। जो मेरे भाई इंग्लिश से डरते हैं उन सभी को जो इंग्लिश का जो डर है, उन सभी के अंदर जो डर बैठा हुआ है उनका ये डर मैं निकाल सकूं, ठीक है जी। तो चलो आज की जो मेरी वीडियो इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखो भाई सब्जेक्टिव केस कवर करवा दिया और सब्जेक्टिव केस में मैंने आपको 3 कंडीशन पढ़ाई थी। एक तो देन की, एक एज की और एक आपकी इट की। जिसमें कि जो सबसे मेन हमने फोकस किया वो ये किया कि जब भी कभी आपका कोई भी प्रोनाउन है वो एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर यूज हो रहा है तो वही आपका सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस आपका कहलाया जा रहा था। और देन में मैंने आपको बताया कि देन में क्या करते हैं कि भाई देन की मदद से आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं और देन के बाद में आपको कोई ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो आप उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर उसी में डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो इट्स मींस आप एक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में भाई जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस फॉलो हो जाता है, ठीक है जी। तो ये छोटा सा माइनर सा पॉइंट था जो देन का था। इसी के साथ मैंने आपको एज का पॉइंट क्लियर किया कि जो एज है, एज के साथ एज और सो एज की मदद से भी हम कंपेरिजन करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि एज और सो एज का यूज आप तब करते हैं कि जब जिन 2 चीजों के बीच में आपने तुलना करी उन दोनों की जो क्वालिटीज है, नेचर वो बिल्कुल सेम है। इट्स मींस वो दोनों इक्वली स्किल्ड है तो आप एज सो एज का यूज करते हैं। मैंने हिंदी मीनिंग भी बताया था उतना जितना। लेकिन डिफरेंस भी एक माइनर सा क्लियर किया था कि एज का यूज आप एक अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे और सो एज का यूज आप एक नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। मीनिंग बिल्कुल सेम होगा उतना जितना, लेकिन जो इनका यूज है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है भाई। इसी के साथ इट का मैंने आपको एक केस क्लियर किया था जिसमें कि बताया था कि इट के साथ में अगर बी आ रहा है इट्स मींस बी आप जानते हैं कि वर्ब के एक फॉर्म होते हैं जिसमें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म मेरी आती है। फर्स्ट फॉर्म में जार में आता है, सेकंड में वॉज वर आता है, थर्ड में आपका जो बीन आता है। तो अगर इट आ रहा है, इट के जस्ट बाद आप बी देख पाते हैं और बी के बाद आपको कोई प्रोनाउन आ रहा है और उस प्रोनाउन के जस्ट बाद में आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हु, विच, दैट आ रहा है। तो भाई वो जो बी के बाद में आपका प्रोनाउन आ रहा है उस प्रोनाउन का आप हमेशा सब्जेक्टिव केस फॉलो करते हैं। अब क्यों करते हैं भाई? क्योंकि जो ये आपका प्रोनाउन आता है इस पर हम पार्टिकुलरली एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, उस पर हम विशेष जोर दे रहे होते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज को स्पेशल बनाना है तो भाई उसको थोड़ा स्पेशल दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो उसको स्पेशल दिखाने के लिए ही हम क्या काम करते हैं भाई, उसको सब्जेक्टिव केस में लेकर के चले जाते हैं। जैसे कि बोलो इट इज आई हु एम टू ब्लेम, तो इट इज आई वह मैं था जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए। तो वह मैं था, जोर किस पे दिया जा रहा है? मैं पे, इट्स मींस आई पे जोर दिया जा रहा है। तो भाई आई आएगा, यहाँ मी नहीं आ सकता। अगर आप बनाते हैं इट इज मी हु एम टू ब्लेम तो इट्स मींस आप सेंटेंस गलत कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको कल बता चुका हूं, अपना आज मैंने रिवीजन कर लिया। अब आज के टॉपिक पे भाई चल रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे अपना ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है जी। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ऑब्जेक्टिव केस। इस ऑब्जेक्टिव केस का भी एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं एक्यूजिटिव केस, ठीक है। हालांकि ये नाम कभी यूज नहीं होता इसलिए इस पर ज्यादा जोर नहीं लगेगा, लेकिन आपको याद रखो क्या नाम है भाई, एक्यूजिटिव केस, ठीक है जी। अब देखो भाई ऑब्जेक्टिव केस की क्या कहानी है, कैसे बात बनेगी। तो ऑब्जेक्टिव केस, सबसे पहली बात केस आप सभी बढ़िया अच्छे तरीके से जानते हैं। केस का मतलब आपका होता है मेरे भाई यूज। केस का मीनिंग आपका क्या होता है भाई, यूज। मतलब जब भी कभी आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर जो आपका प्रोनाउन है
उसका यूज एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे किया जा रहा हो तो उसी को बोल दिया जाता है ऑब्जेक्टिव यूज या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। फिर से सुनिए भाई, जब भी कभी किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका जो प्रोनाउन है उसका यूज एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जा रहा हो तो उसी को बोल दिया जाता है ऑब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव यूज ऑफ अ प्रोनाउन। बात समझ में आई? भला कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला ही abused मी, ठीक है जी, मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया ही abused मी, उसने मुझको गाली दी, ठीक है। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं भैया, इसमें आप देख रहे हैं एक तो ही आ रहा है मेरा और एक मेरा मी आ रहा है, और ये दोनों ही मेरे अपने आप में जो है प्रोनाउन है। ही और मी दोनों ही मेरे क्या है भाई? प्रोनाउन है। अब इन दोनों की कहानी समझिए। आप सेंटेंस के बारे में बड़ी एक सीधी सी बात जानते होंगे मेरे भाई कि कोई भी सेंटेंस किन तीन चीजों से मिलकर बनता है? सबसे पहले सब्जेक्ट से, फिर वर्ब से और भाई फिर ऑब्जेक्ट से। ये बात आप सभी जानते होंगे भाई। एक जो बेसिक्स होती है इंग्लिश ग्रामर की, उसमें जो हमारे टीचर्स होते हैं उनमें बचपन में इस बात को समझ बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसके अंदर तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। अब भाई आप साफ साफ शब्दों में देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा एब्यूज्ड है, ईडी लग रहा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो भाई ये हो गई वर्ब। अब ये ही वर्ब से पहले आ रहा है, तो वर्ब से पहले आने वाला क्या होता है भैया? सब्जेक्ट। और ये मी मतलब वर्ब के बाद आ रहा है, तो मी मेरा भाई क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां से बात को समझना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के सभी क्लियर हो जाएंगे। भाई देखो, ये जो ही है मेरा है क्या अपने आप में? एक प्रोनाउन है। यूज किस तौर पे कर रहे हो? सब्जेक्ट के तौर पे कर रहे हो, तो भाई इसका यूज किसके तौर पे हुआ? सब्जेक्ट के तौर पे हुआ। तो इसी ही को या फिर इसी ही के यूज को मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई? इसी ही के यूज को मैं बोल दूंगा आपका सब्जेक्टिव यूज, या फिर इसी को बोल सकता हूं मैं सब्जेक्टिव केस। बात क्लियर हुई? इसी प्रकार से जो मी है, मी अपने आप में भाई क्या है? पहली बात तो प्रोनाउन है, दूसरी बात तो क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है, तीसरी बात इसका यूज कैसे हो रहा है? तो मेरे भाई इसी मी का जो आपका यूज हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऑब्जेक्टिव यूज। कैसा यूज हो रहा है? ऑब्जेक्टिव यूज। और आप जानते हैं यूज का मतलब क्या होता है भाई? ऑब्जेक्टिव केस। तो आज की जो मेरा पूरा सेशन होने वाला है, इसमें मैं आपको यही बात क्लियर करने वाला हूं कि जो आपका कोई भी प्रोनाउन है, आखिरकार उसका ऑब्जेक्टिव यूज कैसे होता है। ठीक है जी, तो आज की पूरी वीडियो, पूरा सेशन अपना ऑब्जेक्टिव केस पर टिका हुआ है, ऑब्जेक्टिव यूज पर टिका हुआ है। तो आप समझ चुके होंगे कि ऑब्जेक्टिव यूज क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव यूज बड़ा सीधा सी टर्म होती है कि जब जब एक प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट किया जाए तो वही कहलाया जाता है ऑब्जेक्टिव यूज ऑफ अ प्रोनाउन। ठीक है जी, और एग्जांपल देख लो। मैं आपसे एक एग्जांपल और दे देता हूं। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया और मैं बोलता हूं ए लेटर इज रिटन बाय मी। समझ पा रहे हैं भाई? इस बार थोड़ा सा आपको एग्जांपल और प्यारा मिला। एग्जांपल क्या कहता है कि अ लेटर इज रिटन बाय मी, कि जो लेटर है वो मेरे द्वारा लिखा गया। अब आप भाई साफ साफ देख पा रहे हैं सेंटेंस का ये मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट। इज मेरी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। रिटन मेरी क्या हो गई? मेन वर्ब। बाय मेरी क्या हो गई? प्रेपोजिशन। अब आई बात मी की। अब ये भाई जो मी है, मेरे मी क्या है मेरा अपने आप में? तो मेरा मी जो है ये है मेरे भाई आपका ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपका है, इस ऑब्जेक्ट की कहानी को समझिए कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? इसको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भैया मी मेरा एक प्रोनाउन होता है। यूज किस तौर पे हो रहा है भाई? ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो ये जो मेरा मी है, ये कैसा यूज हुआ प्रोनाउन का भाई? ऑब्जेक्टिव यूज होता प्रोनाउन। क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के तौर पर ये जो यूज किया जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं भाई? सभी नहीं समझ पा रहे। तो इस तरीके से जब भी कभी आपके प्रोनाउन का यूज होता है जिसमें कि जो आपका प्रोनाउन है वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा हो, के तौर पे आ रहा हो, तो उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव यूज ऑफ अ प्रोनाउन। पॉइंट समझ में आया? चलिए भाई आगे बढ़ रहा हूं। अब इसी के डिटेल में हम चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि जहां पर केवल और केवल आपका ऑब्जेक्टिव यूज आ सकता है। चलिए जी, अब देखो यहां से सीखना आपको जो शुरुआत करनी है सीखने की, तो अब सबसे पहली बात कर लेते हैं यूज नंबर 1। और यूज नंबर 1 जो है मेरा वो होता है बिटवीन। सबसे पहली बात, इस बिटवीन वर्ड को समझिए। ये अपना अपने एक प्रेपोजिशन है और जो बिटवीन है वो अपने आप में एक फिक्स
कंजंक्शन के साथ फॉलो होती है। ये आपकी प्रेपोजिशन का भी काम करती है और ये आपकी कंजंक्शन का भी काम करती है। तो बिटवीन के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है, जो कंजंक्शन यूज होती है, जो कि मेरी होती है एंड। ठीक है जी। तो बिटवीन और एंड का जो कोऑर्डिनेशन है, इस पे हम बात करने वाले हैं, इस पेयर पे बात करने वाले हैं। भाई ध्यान देना, अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर बिटवीन और एंड का यूज हो रहा है और इसके साथ में जो ये आपके दो ब्लैंक्स बच जाते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसके साथ में जो आपके ये दो ब्लैंक्स बचते हैं, तो इन दोनों ब्लैंक्स में जो आपका आने वाला प्रोनाउन होगा, इन दोनों ब्लैंक्स में जो आपका आने वाला प्रोनाउन होगा, उसका आपको हमेशा कौन सा केस फॉलो कराना है भाई? उसका आप हमेशा केस फॉलो करेंगे ऑब्जेक्टिव केस। उसमें कौन सा केस फॉलो होता है भाई? ऑब्जेक्टिव केस फॉलो होता है। ठीक है जी। फिर से सुनिए, अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर बिटवीन और एंड का यूज हो रहा है, तो बिटवीन और एंड के साथ में अगर आपके कोई भी दो प्रोनाउन जुड़ रहे हैं, तो दोनों ही प्रोनाउन का आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेना है। क्यों लेना है, ये एग्जांपल मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है जी। फिलहाल आप याद रखिए कि आपको ऑब्जेक्टिव केस जो है वहां पर लेना है। अब भला कैसे लेना है, क्यों लेना है, इस एग्जांपल से और ये पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। मैंने बोला देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड आई। ठीक है जी। मैंने बोला तुम्हारे और मेरे बीच में भाई कुछ नहीं है। ठीक है। जिससे कई बार कुछ लोगों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, तुम मुझसे जलते हो, तो आप इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर रहे हो। आप बोल रहे हो भाई मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जांपल आया, आप देखते हैं देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड आई, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है भाई क्या आ रहा है? बिटवीन और आपका एंड। और आप देख रहे हैं कि ये हो गए मेरे दोनों फिल इन द ब्लैंक्स, ये मेरे दोनों अपने आप में क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी स्थिति बनती है कि बिटवीन और एंड का यूज हो रहा है, तो ये जो दोनों ब्लैंक्स मेरे होंगे, अगर इसमें आप प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, तो प्रोनाउन कौन से केस का आता है भाई? ऑब्जेक्टिव केस का आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने यू लगाया, अब यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने वाला है, तो यू का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैंने यहाँ पे आई लिया। अब आप सभी जानते हैं कि आई जो होता है ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस होता है, और आई का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है मेरा मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई? मी। तो यहाँ पर क्या मेरा आई आ सकता है? क्या आएगा भाई? मी आएगा। यहाँ पर मेरा क्या आएगा? मी आएगा। ये यू अपने आप में सही है। क्यों है? क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है, तो इस वजह से यू को मैं सही बोल रहा हूं। लेकिन जो ये मेरा आई है, ये बिल्कुल नहीं आ सकता, हमेशा मी आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? अब देखो इसकी वजह समझो, ऐसा क्यों हुआ। मेन चीज है कि आपको हर एक ग्रामर कंसेप्ट के पीछे का, हर एक ग्रामर का जो कंसेप्ट है उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। क्योंकि अगर रीजन आपको नहीं पता, तो भाई ग्रामर के अंदर इतने सारे रूल्स हैं कि रटते रटते पागल हो जाओगे भाई। हर चैप्टर के अंदर अपने जो है बहुत सारे रूल्स हैं, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं बनता। अगर आप ग्रामर को समझ के पढ़ोगे, एक बार ही पढ़ना काफी है, और अगर आपने उसको रटने की सोची, तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूं 5 क्या 10 दफे आप उसको रट लीजिएगा, एग्जाम में कामयाब नहीं हो सकते, एरर नहीं पकड़ सकते, क्लोज टेस्ट में कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ग्रामर का एक नियम है, अगर रामबाण नियम की बात करूं जिससे मैंने सीखी, मैं अपनी बताता हूं, तो भाई मैंने हमेशा सीखी कि मैं हर एक कंसेप्ट के रूल के पीछे जाता था कि क्यों हो गया ऐसा, और बड़ा इजी से सिंपल अप्रोच होता है। जैसे कि अब मैं इससे बताता हूं भाई, देखो आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक कर लो, आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा तोड़ दो। तोड़ोगे कैसे भैया? देयर मेरे सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है भाई। देयर क्या है? सब्जेक्ट है। इज मेरी इस सेंटेंस में क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब है। नथिंग को आप क्या बोल सकते हैं? एक्स्ट्रा वर्ड हो गया, ठीक है। बिटवीन, अब बिटवीन मेरी अपने आप में भाई क्या है? बिटवीन और एंड आप सभी जानते हैं कंजंक्शन होती है, या फिर इसे आप प्रेपोजिशन भी डाल सकते हैं, दोनों स्थिति में काम करता है, प्रेपोजिशन भी कंजंक्शन भी। अब देखो भाई, ये यू और आई, ये दोनों के दोनों भाई किस तौर पे आ रहे हैं सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आप खुद बताइए, सेंटेंस में किस तौर पे आ रहे हैं भाई? ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहे हैं। और जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं, तो भाई ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी तो आएंगे। बात बताइए आप, आपको जो है किसी अपनी जो है रिश्तेदारी में जाना है। अब रिश्तेदारी में क्या हुआ भाई? किसी की डेथ हो गई, ठीक है, आपको जो है वहां पर जाना है। तो एक बात बताओ, डेथ में जा रहे हैं आप, समझ रहे हैं? तो क्या वहां पर आप बन ठन के जाएंगे, मेकअप करके जाएंगे? नहीं जाएंगे। वहां पर आप उसी हुलिये के अकॉर्डिंग जाएंगे, नॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, पॉसिबल हुआ तो व्हाइट पहनेंगे, और वहां पर जाकर के आप हंसेंगे नहीं, आप बिल्कुल वैसे ही बैठेंगे।
तो वही बात है, जब भाई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आ रहे हो तुम, समझ रहे हो भाई, आप किस जगह रहे हो ऑब्जेक्ट की जगह, तो आओगे भी तो ऑब्जेक्ट वाले रूप में ही, बात समझ रहे हैं। तो भाई यू का तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का रूप सेम है, लेकिन आई तो अपने ऑब्जेक्ट के रूप में दूसरे रूप में होता है, तो आई का मेरे भाई क्या आएगा, मी आएगा। बात समझ में आई भाई सभी के, नहीं आई? आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। एग्जाम्पल और लो, क्योंकि पॉइंट बहुत जबरदस्त है, यहां से क्वेश्चन उठेगा भाई। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूट द मैंगो बिटवीन ही एंड आई। ठीक है जी, आपके सामने एग्जांपल मैंने दिया है कि मैंगोज को बांट दीजिए मेरे और उसके बीच में। अब भाई फिर से देखो, सेंटेंस में सबसे पहले आपकी बड़ी निगाह पैनी होनी चाहिए। और देखो अगर ग्रामर सीखनी है ना भाई, तो दो काम कर लो, एक तो अपनी निगाह को पैनी कर लो और दूसरी अपनी निगाह को गंदी कर लो, ठीक है ना। सेंटेंस को इतनी गंदी नजरों से घूरो कि एकदम मुझे एरर मिल जाए, ठीक है जी। तो मैंने सेंटेंस को देखा और तो मुझे बिटवीन और एंड मिल गया, और जैसे ही बिटवीन और एंड मिला तो मेरे माइंड में क्लिक किया कि आने वाले दोनों प्रोनाउन कैसे होंगे भैया, ऑब्जेक्टिव केस के होंगे। लेकिन मैं क्या ले रहा हूं, ही और आई लेकर के आ रहा हूं। अब ही आप सभी जानते हैं कि जो ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। टेबल याद करवाई थी ना परसों, आई होप याद कर ली होगी। अगर अब तक नहीं करी भैया कर लेना, फिर कह रहा हूं कल भी बोला था टेबल याद कर लेना, टेबल के बिना कुछ नहीं। अब भाई देखो ही आ रहा है, ही का ऑब्जेक्ट आप सभी जानते हैं हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई, हिम होता है। इसी प्रकार से जो आपका आई है, आई का ऑब्जेक्ट भाई क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ पर आपका मी आएगा और हिम आएगा, लेकिन ना ही तो ही आ सकता ना ही आई आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भैया, फिर से वही बात है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के तौर पे आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट वाले रूप में आना पड़ेगा। वेशभूषा भी कैसे होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट वाली। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव केस में बिटवीन और एंड सबसे जरूरी है, इनको आप याद रखना कि इनके साथ में जो आपके आने वाले प्रोनाउन होंगे वो आपके हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे आएंगे। पहली बात समझ गए भाई। चलो अब दूसरी बात की बात करता हूं, ठीक है जी। तो ये था यूज नंबर 1। अब यूज नंबर 2 में बात करूंगा। चलो भाई, देखिए भाई सेकंड जो मेरा कंसेप्ट है बड़ा प्यारा सा है, इजी सा है। सेकंड कंसेप्ट है मेरे भाई लेट का। सेकंड कंसेप्ट किसका आता है मेरे भाई, लेट का। बहुत सुना होगा, लेट देम प्ले, लेट मी गो नाउ, समझ रहे। इस तरीके के बहुत एग्जांपल्स हमारे जो स्पोकन में बहुत ज्यादा वर्ड चलता है, ठीक है ना। और इसका अगर मैं आज आपको कंसेप्ट बताऊं तो भाई इसकी सबसे पहले हिंदी पे बात कर लो थोड़ी सी। इसका हिंदी में नहीं होता है चलो, समझ रहे। जैसे कि मैं बोलूं लेट देम प्ले, चलो से खेलने दो, समझ रहे। लेट मी गो नाउ, मुझे चलो मुझे जाने दो, समझ रहे। लेट्स प्ले, चलो खेले। तो भाई इसकी हिंदी मीनिंग क्या थी, चलो। ये एक एक्शन के उस स्टेज को, उस मोमेंट को दिखाता है कि जो उस एक्शन के बिल्कुल शुरू होने से जस्ट पहले की होती है, और एक इंसान के उतावलेपन को भी थोड़ा सा दिखाता है कि चलो यार इसे खेलने दो ना। इट्स मीन्स वो अपने मन की फीलिंग्स बता रहा है कि इसे करने दो यार, समझ रहे। इस प्रकार से तो वहां पर यूज होता है मेरे भाई लेट। अब ध्यान देना मेरे भाई, इसमें भी अपनी कंडीशन है कि इस लेट के बाद में आने वाला जो आपका प्रोनाउन होता है वो भैया हमेशा आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस का। क्यों आता है, फिर से आपको एग्जांपल से समझाऊंगा इसका कंसेप्ट। पहले एक प्यारा सा एग्जांपल देख लो। मैंने बोला लेट दे या फिर देम प्ले, समझ रहे मेरे भाई। मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया कि लेट दे या देम प्ले, कि चलो उसे खेलने दो। एक बात बताना मेरे भाई, सेंटेंस आपने बोला चलो उसे खेलने दो। खेलने वाला कौन, वो। बात करने वाले कौन, आप। तो मेन डूअर कौन हुए, आप। ऑब्जेक्ट कौन हुआ, वो। तो जिसकी बात कर रहे हैं वो तो कोई थर्ड पार्टी है ना, बात को समझो। जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो कौन है, कोई थर्ड पार्टी है। जब वो थर्ड पार्टी है मेरे भाई तो वो ऑब्जेक्ट है, समझ रहे। सब्जेक्ट तो आप खुद है ना, डूअर तो आप खुद है। आप बोल रहे इस बात को कि चलो यार खेलने दो ना, इट्स मीन्स आप खुद बोलने वाले हैं। तो भाई ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो भैया लूंगा भी मैं क्या, ऑब्जेक्ट ही लूंगा, सब्जेक्ट नहीं ला सकता। सब्जेक्ट क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि लेट के अंदर अपने आप सब्जेक्ट छिपा हुआ है। बात समझ में आई भाई, सभी को नहीं आई। चलो और देखो भाई, एग्जाम्पल और देखो। मैंने बोला लेट, लेट आपका
ही या हिम डू दिस वर्क। ठीक है जी, आप सभी के सामने मैंने एग्जांपल दे दिया कि लेट ही या हिम डू दिस वर्क। तो जल्दी से मेरे भाई एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल का आंसर कीजिए कि लेट ही या हिम डू दिस वर्क, कि चलो उसको ये काम करने दो। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं कि चलो उसको ये काम करने दो। ठीक है मेरे भाई, तो उसको मतलब किसी थर्ड आदमी को करने दो, समझ रहे, थर्ड पार्टी को करने दो। तो डूअर की बात नहीं हो रही भाई, किसी अनदर पर्सन की आप बात कर रहे हो। बात समझ गए? तो भाई क्या लेकर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और आप सभी जानते हो ही तो भैया सब्जेक्ट होता है, तो ही तो आ ही नहीं सकता मेरा, तो क्या आ सकता है भैया, ही आ सकता है। बात समझ में आई? और एग्जांपल लो, इसको मैं जब तक एग्जांपल देता रहूंगा जब तक आप सभी का दिल खुश नहीं हो जाएगा। एक कंडीशन फंसती है बहुत बढ़िया, याद आ गया मुझे। मैं बोलता हूं लेट यू एंड आई सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये कहता है चलो तुम और मैं मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है, चलो तुम और मैं मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई कितना प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन प्यारा क्यों आ गया, क्योंकि भैया डबल ऑब्जेक्ट आ गया। अब क्या करूं, समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब तक केवल एक था, तो एक का तो सीधा सीधा ऑब्जेक्ट उठा के ला दे रहे थे, दिक्कत ही नहीं आई। लेकिन अब समस्या आ गई भैया, ऑब्जेक्ट हो गए डबल, क्या करें। तो भाई कुछ नहीं करना, जो सिखाया उसे समझो कि प्रोनाउन तो चाहे एक हो चाहे 1,00,000 हो, आएंगे किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों, क्योंकि बात थोड़ी सी अलग हो रही है। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, आपका यू है। अब यू का तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तो ये तो ठीक हुआ। लेकिन जो भैया ये मी है, सॉरी आई है, आई थोड़ी आएगा, आई तो कभी आ ही नहीं सकता। आई की जगह भाई क्या आएगा मेरा, मी आएगा। बात समझ में आई भाई? नहीं है तो आप याद रखें, अगर बात सेंटेंस में लेट से शुरू हो गई तो भैया उस सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन आपका लेट के बाद आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का। उसे सब्जेक्टिव मत बना देना। अगर वहां सब्जेक्टिव बना है तो भाई मात खा जाओगे। ठीक है ना। चलो थर्ड केस पे चलता हूँ, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में मजा आता है भाई। देखो चलो थर्ड पे चल रहा है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हुआ हो तो भाई कमेंट कर देना। ठीक है ना, कल फिर इसका रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। खेल खेल में सीख जाओ इंग्लिश को, बस इंग्लिश ऐसी लगनी नहीं चाहिए कि आप सीख रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश पूरी सीख चुके होंगे और आपको पता नहीं चलेगा इंग्लिश सीख कब में को गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो भाई, एक बात बोलता हूं ध्यान से समझना। यूज नंबर थर्ड को थोड़ा सा इजी वर्ड्स में बोलते हैं। मैं कहता हूं आफ्टर ऑल प्रेपोजिशंस, आफ्टर ऑल प्रेपोजिशंस। ठीक है जी, इस बात को समझना कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि आफ्टर ऑल प्रेपोजिशंस वी विल फॉलो द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। इट्स मींस सेंटेंस के अंदर जितनी भी प्रेपोजिशन आएंगी उन सभी प्रेपोजिशंस के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया तो भाई ऑब्जेक्टिव केस का आएगा। बात समझे? फिर से सुनो, अगर सेंटेंस के अंदर कोई प्रेपोजिशन आ रही है और उस प्रेपोजिशन के जस्ट बाद में आपको कोई प्रोनाउन आ रहा है तो मेरे भाई वो जो प्रोनाउन आपका आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का आएगा, वो कभी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। समझ पा रहे? क्यों आएगा? इसका रीजन बिल्कुल सीधा सा है भाई कि प्रेपोजिशन मोस्टली केसेस में 90% केसेस में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से पहले आ रही होती है। समझ रहे हैं? बिल्कुल लास्ट में आ रही होती है। जब वो लास्ट में आ रही होती है तो भैया उसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर ही आपका प्रोनाउन आ सकता है। जब ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है तो भैया ऑब्जेक्ट के रूप में भी आया तो ऑब्जेक्टिव के सब में फॉलो हो जाता है। भला कैसे? जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, ही अब्यूज्ड मी, तो वो तो बेसिक्स हो गया। लेकिन अगर मैं उसी में एक एग्जांपल बढ़ा के थोड़ा सा उसी को ड्राइव करूं, मैं कहता हूं ही लाव्ड एट मी आई। अब देखो भाई, कहने को तो ये रूल है लेकिन वास्तव में कोई रूल भी नहीं। अगर बच्चे का थोड़ा सा भी दिमाग काम कर रहा होगा ना और मेरे साथ पढ़ रहा है तो गारंटी ले रहा हूं भाई पेपर पास हो जाएगा उसका। बस सकते बस 5% वो अपनी बुद्धि चला ले, 95% के लिए मैं आऊंगा। ठीक है ना भाई? बात को समझो, जो तुम्हें सिखाया उस पे आ जाओ भाई। ही मेरा क्या है? सब्जेक्ट है। लाव्ड मेरी क्या है? वर्ब है। एट मेरी क्या है? प्रेपोजिशन है। अब ये बचा क्या है? पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। पूरा का पूरा क्या बच रहा है भैया? ऑब्जेक्ट बच रहा है। जब ऑब्जेक्ट बच रहा है तो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी तो आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरा? मी होता है। आई तो मेरा सब्जेक्ट होता है।
बात समझ में आ रही है? तो आपने यहां से एक रूल देखा कि यहाँ एट आ रहा था भाई, तो एट मतलब मेरी प्रेपोजिशन थी। तो अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रेपोजिशन आ रही है और उसके बाद में कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो भाई उसका कौन सा केस फॉलो हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस फॉलो हो जाएगा। बात समझ रहे हो भाई? नहीं समझ पा रहे? फिर से सुन लो। अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रेपोजिशन आ रही है और प्रेपोजिशन के बाद आपका प्रोनाउन आ रहा है, तो जो ये आपका प्रोनाउन होगा इसका भैया हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कभी भी सब्जेक्टिव केस आपका नहीं आ सकता। अगर सब्जेक्टिव केस को लाए तो भाई गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कैसे आ जाएगा सेंटेंस में? बात समझ रहे हो भाई क्या कहना चाह रहा हूं? और एग्जाम्पल देख लो, क्योंकि मेन चीज है कि एग्जाम्पल्स बहुत हेल्प करता है। मैं बोलता हूं कि ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, बिल्कुल बेसिक सा, कि ही इज टॉट बाय आई एम। ठीक है, कि उसको पढ़ाया जाता है मेरे द्वारा, ये बात कर रहा है। अब भाई फिर से देखो, बाई आ रहा है, बाई मेरी क्या है? एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, और भाई प्रेपोजिशन को और समझो एक बार। आई थिंक मैंने अभी तक आपको प्रेपोजिशन ही क्लियर नहीं की। तो भाई प्रेपोजिशन आपके कोई भी वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ऐसे समझो कोई भी एक ऐसा छोटा सा वर्ड जो कि पूरे सेंटेंस को बांध दे, ठीक है ना, जो पूरे सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करके रखे, पूरे सेंटेंस के अंदर कोऑर्डिनेट्स आपका जो बना करके चले, तो वही आपके सारे शब्द प्रेपोजिशन होते हैं। जैसे कि आपका इन, एट, ऑन, ऑन टू, इनटू, आफ्टर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, सिंस, फॉर, ये सब आपकी प्रेपोजिशन होते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है उनके बीच में रिलेशनशिप बना देती है और आपका ये जो पूरा सेंटेंस है वो मीनिंगफुल हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे मान लीजिए जैसे आपके घर में दादाजी होते हैं। दादाजी भाई काम तो कर नहीं सकते, बुजुर्ग है, लेकिन उनका काम क्या है? वो हर किसी को सलाह देते हैं। इट्स मीन्स जो घर के आपके पापा जी हैं, आप हैं, उन सबको समझा के चलते हैं। अगर किसी का झगड़ा हो गया तो दादाजी आते हैं झगड़े को जो है सॉल्व करने के लिए, सुलझाने के लिए। तो बिल्कुल वही काम इंग्लिश में प्रेपोजिशन का है। बुजुर्ग बिल्कुल छोटा सा है, रोल बहुत छोटा सा है, समझ रहे? छोटे छोटे वर्ड होते हैं, लेकिन मेरे भाई रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? तो वही काम यहाँ होता है। जैसे कि बाई है तो छोटा सा, लेकिन अगर मैं इस बाई को हटा दूं, मान के चलो सेंटेंस ही टॉट, ही इज टॉट आई, आई कुछ नहीं रहा, रोल खत्म हो गया आई का। लेकिन जैसे ही मैंने बाई लगाया तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट था और सब्जेक्ट था इसमें रिलेशनशिप बन गई। तो यही मेरी बाई प्रेपोजिशन है। अब भाई प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा होता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या है भैया? मी है। तो मेरा क्या आएगा? मी आएगा, आई आपका नहीं आ सकता। बात समझ में आ गई होगी भैया? आगे चल रहा हूं, चलो। अब देखो यहां तक बात आ गई। इसी में एक मेरा अलग से करके रूल दे रखा है, लेकिन अलग से रूल पढ़ाने लायक वो चीज है नहीं, तो मैं यही बता रहा हूं। इसी में नेक्स्ट यूज बनता है कि बट और एक्सेप्ट के बाद में भी आपको ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेकिन आप वास्तव में समझना कि ये दोनों ही जो बात है ना, बट और एक्सेप्ट, ये दोनों ही मेरे भाई एक प्रेपोजिशन है। ठीक है ना? दोनों की दोनों क्या है मेरे भाई? ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का रूल मैं आपको क्लियर कर चुका कि कोई भी प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब ये अलग से बोलना चाह रहा है इस बात को कि बट और एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो भाई कोई जरूरत अलग से पढ़ाने की नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल में फिर भी दे रहा हूं जिससे आपको और बढ़िया तरीके से बात समझ में आ जाए। तो एग्जाम्पल से समझना, ठीक है जी? तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं बोलता हूं भाई एवरीवन अटेंड द मीटिंग। ठीक है, मैंने बोला एवरीवन अटेंड द मीटिंग, एवरीवन अटेंड द मीटिंग एक्सेप्ट ही या हिम। ठीक है जी, मैंने एग्जांपल दे दिया कि हर किसी ने जो मीटिंग को अटेंड किया सिवाय उसके। ठीक है जी, मैं बोलता हूं हर किसी ने मीटिंग को अटेंड किया सिवाय उसके। अब भाई आप सभी देख पा रहे हो एक्सेप्ट आ रहा है। पहली बात तो ये बताओ एक्सेप्ट क्या है भैया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव केस। दूसरी बात, ये प्रोनाउन को ही देख लो, खुद कहां आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह। तो किस तौर पे आएगा? ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। तो भाई क्या आएगा मेरे? हिम आएगा। कभी भी यहाँ ही नहीं आ सकता। समझ रहे हैं? अगर यहाँ ही लगाऊंगा भी तो मेरा खुद सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? काफी रूल्स तो ग्रामर में ऐसे जो रूल्स है ही नहीं, बच्चे की कॉमन सेंस पे डिपेंड करते। तो कुछ उन्हीं में से एक ये था। इसी प्रकार से मैं तुम्हारा बट वाला दे देता हूं भाई एक एग्जांपल। बट को देखो, मैं बोलता हूं
कि दूसरा एग्जाम्पल, मैंने बोला एवरीबडी बट ही या हिम, एवरीबडी बट ही या हिम was present in the meeting। ठीक है, इस तरीके से बात आ रही है आपकी। मैंने बोला एवरीबडी वाज या वर, एवरीबडी बट ही या हिम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, हर कोई लेकिन वो मीटिंग के अंदर उपस्थित था। तो भाई बट आ गया, बट एक प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद क्या आएगा मेरे भाई, ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों आया, वजह देखो भाई, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो साफ साफ एवरीबडी बन गया, सेंटेंस में सब्जेक्ट तो एवरीबडी बन गया। जब सब्जेक्ट एवरीबडी बन गया तो अब क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं क्या लाऊंगा भाई, हिम लेकर के आऊंगा, कभी भी यहाँ ही नहीं आ सकता। बात समझ पा रहे हैं भाई सभी? चलो, तो आज ये ऑब्जेक्टिव केस था आपका, जो कि मैंने बिल्कुल प्यारे प्यारे सिंपल वर्ड्स में आप सभी के सामने जो क्लियर कर दिया। ठीक है जी, अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, कोई भी एग्जाम्पल वो खुद से पढ़ रहा हो और उस पर ना बने, तो भाई कमेंट कर देना, बाद में मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसी में डिस्कस भी कर लेंगे उस पॉइंट को। ठीक है जी, चलो, तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही। अगर बढ़िया लग रही हो भाई तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, जिससे कि चैनल को थोड़ा प्रमोशन मिले, क्योंकि भाई अभी बहुत कम है अपने आप में चैनल पर जो सब्सक्राइबर है या फिर जो व्यूज आ रहे हैं बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, जो जिससे कि हर कोई मेरा भाई ये जो मैं इंग्लिश से क्रांति ला रहा हूँ या फिर जो इंग्लिश की जो लहर में चला रहा हूँ, इस इंग्लिश की लहर में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है जी, चलो, तो मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।